हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोस के थ्रू हम DSSB SST TGT के PYQ सॉल्व कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज 16वां वीडियो है, 16 नंबर का वीडियो है। इससे पहले की 15 वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है प्लीज़ उनको जाकर ज़रूर देखिए। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ न सिर्फ DSSB के लिए बल्कि जो अपकमिंग EMRS का SST TGT का और बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इन सारी सीरीज़ को, इन सारे PYQs को अगर करके आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इंक्लूडेड अंडर राइट टू फ्रीडम? तो देखिए, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक का में उनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 12 में दिया गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आपके समानता के अधिकार हैं और 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और 20 में अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। वहीं अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21A जो है वो प्रारंभिक शिक्षा की स्वतंत्रता देता है। वहीं अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण देता है, जबकि अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है, जो कि समानता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। पहली अनुसूची जो है वो राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान उसमें दिए हुए हैं। वहीं दूसरी अनुसूची में जो है वो आपके वेतन भत्तों से, पदाधिकारियों के जो वेतन भत्ता है और जो पेंशन है उनके बारे में लिखा गया है। थर्ड अनुसूची की बात करें तो शपथ के बारे में है और फोर्थ अनुसूची में राज्य सभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, यानी कि पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक संघ शासित प्रदेश और राज्यों से संबंधित प्रावधान शामिल है। वहीं दूसरी में पदाधिकारियों के वेतन भत्तों और पेंशन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यहाँ लिखा हुआ है नॉट मेंशन, यानी कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन नंबर सेकंड है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। थर्ड ऑप्शन है ग्रामीण बैंकों का प्रचार प्रसार और फोर्थ ऑप्शन है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल 50 में। तो देखिए, जो भी आपके DPSP हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक दिया हुआ है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो है वो आपके DPSP हैं। तो इसमें आपका जो है बैंकों के प्रचार प्रसार से रिलेटेड कोई भी प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रामीण बैंकों का प्रचार प्रसार करना DPSP में शामिल नहीं है। बाकी के सभी विकल्प जो हैं वो DPSP में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के ये पार्ट 4 के अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक दिया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये जो है वो न्यायालय में DPSP को न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता और ये सोशल वेलफेयर की जो है वर्णन करता है। भारत में लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? तो देखिए, एक दिया हुआ है अध्यक्षीय लोकतंत्रात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और दूसरा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो देखिए, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो USA इसका अच्छा एग्जाम्पल है और इंडिया में जो है वो संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है। तो दोनों ही तरीके की डेमोक्रेसी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
आधुनिक रूप में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप प्रचलित हैं। एक आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो जाएगा और एक आपका प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, जिसमें संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि जो आपका प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पृथक्करण होता है, अलग अलग होते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा का सदस्य था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये दोनों के दोनों ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी, उसके अलावा भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आदि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने इस सभा के प्रथम सभापति बने थे, जो अस्थायी तौर पर चुने गए थे और जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी और उनके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक सदनीय विधायिका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्विसदनीय राज्य में जो व्यवस्था होती है, एक होती है आपकी विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद। तो विधानसभा जो है वो आपका निम्न सदन है और विधान परिषद जो है वो आपका उच्च सदन है। तो अभी तक भारत में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। केवल 6 ऐसे राज्य हैं वर्तमान में जिनमें द्विसदनीय प्रणाली पाई जाती है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। वो राज्य है बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। तो उड़ीसा में जो है वो विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। जिस देश में व्यवस्थापिका का एक सदन होता है उसे एक सदनीय विधायिका कहा जाता है। उड़ीसा में एक सदनीय विधायिका वाला राज्य, उड़ीसा एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। सरकारी व्यवस्थाओं में द्विसदनीय पद्धति उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका के 2 सदन होते हैं। इसे द्विसदन विधानमंडल भी कहते हैं। वर्तमान में केवल 6 हैं, जिनमें 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें जो है द्विसदनीय प्रणाली है। वे राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता प्रदान करती है। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द लिबर्टी ऑफ। तो देखिए 5 तरीके की स्वतंत्रता हमारे जो प्रीएम्बल में दी गई है। एक है आपका विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो ठीक है। इसके अलावा 2 और हैं, धर्म की और उपासना की। ठीक है, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों तरीके की जो स्वतंत्रता है वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, इसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण, क्योंकि वहाँ पे जब स्टार्ट होती है प्रीएम्बल तो वहाँ से होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इससे शुरू होता है। तो इसमें जितनी भी शक्ति है वो जनता के हाथों में है। और प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा महेंद्र ने डैश में नेपाल के शाही लोकतांत्रिक संविधान का शुभारंभ किया था। किंग महेंद्र लॉन्च द रॉयल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन नेपाल डैश। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। 1959 में जो है वहाँ पे शाही लोकतंत्र की स्थापना की गई थी नेपाल में। नेपाल का शाही लोकतांत्रिक संविधान पहला संविधान है जिसे 1959 में अपनाया गया था। शाही लोकतांत्रिक संविधान सभा की बजाय राजा महेंद्र द्वारा प्रदान किया गया था। महाराजाधिराज महेंद्र विक्रम शाह देव 13 मार्च 1955 से और अपनी मृत्यु तक, इनकी मृत्यु हुई थी 1972 में, तब तक नेपाल के राजा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष फ्रांस में मानव के अधिकारों की घोषणा की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन टुक प्लेस इन फ्रांस? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। 1789 में जो है वो फ्रांस में मानव के अधिकारों की घोषणा की गई थी। पढ़ लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति एक आंदोलन था जिसने 1787 से लेके 1799 तक फ्रांस को हिला के रख दिया। 1789 में लुई सोलवे ने एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी टेनिस कोर्ट में। नहीं, ये टेनिस कोर्ट में नहीं बुलाई थी फ्रेंड्स, ये आपकी बुलाई थी वर्साई पैलेस में।
गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्साई, सॉरी, वर्साई पैलेस में मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है। और जिसमें पादरी, रईस और थर्ड स्टेट यानी कि तीनों के तीनों लोग शामिल थे, जिसमें आपके क्लर्जीज थे, नोबल्स थे और आपके थर्ड स्टेट के जो सामान्य लोग थे वो थे। 4 अगस्त 1789 को विधानसभा ने एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया था, जिसमें मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा शामिल थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी के सिद्धांतकारों जैसे डेस्क्रोस्ट, स्पॉन्जा, लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो आदि ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया था। फ्रांसीसी क्रांति को इसीलिए बर्जुआ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बुद्धिजीवियों वाली क्रांति थी। इन्हीं के जो विचार थे वो उन्हीं के विचारों से फ्रांस के लोगों में जागरूकता आई और एक फ्रांस की क्रांति को जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया के जल युद्ध का प्रमुख कारण था, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कंट्रीब्यूटेड टू द बोलीवियाज वाटर वॉर। तो इसका जो ऑप्शन है, बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था। और दूसरा ऑप्शन है, अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये आने लगा था, जबकि लोगों की औसत आमदनी जो है वो 5000 रुपये महीना थी। तो देखिए ये वाली जो सेकेंड वाली लाइन है एज इट इज़ एनसीईआरटी से उठा के एज इट इज़ कॉपी पेस्ट की है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कहानी है एक बोलीविया में कोचबम्बा शहर की। वहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे जल आपूर्ति का जो जिम्मा है वो नगर पालिका के अंडर आता है, लेकिन ये अधिकार वहाँ की सरकार ने एक एमएनसी कंपनी को दे दिया। तो वहाँ पे एमएनसी कंपनी ने, एक मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए, अपना मुनाफा कमाने के लिए पानी के दाम जो है वो 4 गुना बढ़ा दिए थे। कितने गुना बढ़ा दिए थे? 4 गुना, ठीक है, 4 गुना दाम वहाँ पे बढ़ा दिए। तो वहाँ पे लोगों का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आने लगा, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बच नहीं सकते। कितना भी आप कम खर्च करके यूज़ करेंगे तब भी आपको पानी तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से वहाँ पे एक संघर्ष उत्पन्न हुआ था, जिसे बोलीविया जल संघर्ष के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ पे जो लोगों का बिल था, क्योंकि 4 गुना दाम बढ़ गए थे, तो वहाँ पे जो लोगों का पानी का मासिक बिल था 1000 रुपये तक आने लगा था, जबकि उन लोगों की जो मंथली इनकम थी वो 5000 रुपये महीना थी। तो यानी कि 5000 रुपये में अगर आप 1000 का सिर्फ पानी का यूज़ कर लेंगे, उसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो सब चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएंगी। इसीलिए यहाँ पे ये संघर्ष उत्पन्न हुआ था, जिसे बोलीविया जल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों जो है वो ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये पेपर खत्म हो चुका है। अब नए क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे कल से। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी आपके सजेशंस हैं, ओपिनियन हैं, जिस भी तरीके से आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अगर कुछ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।